ये सबसे बड़ा गलत 99% लोग इसीलिए इसमें फेल हो जाते हैं, मतलब वो सक्सीड नहीं हो पाते, वो इसी वजह से। और जहां तक सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसकी सैलरी भी जो है काफी अच्छी है। इवन आपके आईएएस डॉक्टर्स और एओ जो होते हैं उनसे अच्छी ग्रेड पे रहती है इसमें। यूपीएससी एक अनसर्टेनिटी है, यूपीएससी कोई शॉर्टकट नहीं है। कि मुझे बहुत अच्छा लगा एजी गुरु जो यूट्यूब चैनल है वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है कि स्टूडेंट्स को घर बैठे बैठे सारे इंटरव्यूज वो आपको पहुंचा रहा है। जो भी एक स्पेशलिस्ट जो होता है, एक एक्सपर्ट जो होता है, उसके द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं, उनके द्वारा जो स्ट्रेटेजीज है, उन सबको जो है एक प्लेटफॉर्म पर लाने की जो ये एक चैलेंज है सबसे बड़ा, ये एजी गुरु इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो डेफिनेटली मैं अप्रिशिएट करूंगा एजी गुरु के इस एफर्ट्स को, और मैं शुभकामनाएं देता हूं, और आपको बहुत बहुत इसके लिए जो है अग्रिम बधाइयां भी देता हूं कि आप इस तरह उन्नति करते रहें और हमारे विद्यार्थियों का भविष्य इसमें उज्जवल करते रहें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने एज ग्रुप चैनल में। मैं अंकित कुमार, इस चैनल का होस्ट और आप सबका दोस्त। मैंने आप सबके लिए एग्रीकल्चर टॉपर्स के इंटरव्यू की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं आपको लगातार जेट आईसीआर बीएचयू के टॉपर से मिलाता जा रहा हूं। उसमें मैंने आईएसआर जेआरएफ एसआरएफ बीएचयू पीएटी एमएसीआर और अदर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम सिलेक्टेड स्टूडेंट्स से आपको मिलवाया है और लगातार मिलाता रहूंगा। इसके साथ ही मैं आपको गवर्नमेंट जॉब सिलेक्टेड स्टूडेंट्स से भी मिलाता जा रहा हूँ, चाहे वो एओ एएफओ डबल एओ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, चाहे कौन सी भी पोस्ट हो, आपको उनसे मिलाता जा रहा हूँ। तो इसी सीरीज में आज हमारे साथ है मिस्टर निर्मल मीना जी। ये वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। तो आज इनसे जानेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने। इसके साथ ही आपको यूपीएससी और एआरएस के बारे में भी इस वीडियो में जानकारी मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एजी गुरु यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के टॉपर्स के इंटरव्यू, फार्मिंग वीडियोज़, व्लॉग्स और लेटेस्ट एग्रीकल्चर जॉब अपडेट, नई टेक्नोलॉजी, सभी ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा जो यूजी था वो हॉर्टिकल्चर में था, झालावाड़ से मैंने किया है, जो कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री झालावाड़ में है। पहले वो एमपीयूटी के अंदर में आता था, अभी जो है वो सेपरेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा बनाया 2014 में, उसके अंडर में आता है। तो आफ्टर यूजी जो है मैंने जेआरएफ का प्रिपरेशन किया और जेआरएफ के थ्रू में आईआरआई सेलेक्ट हुआ और आईआरआई में मैंने हॉर्टिकल्चर में पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में यहाँ से एमएससी किया है। उसके बाद में फिर एसआरएफ किया मैंने, एसआरएफ क्वालिफाई करके, और पहले आईआरआई का खुद का एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम होता था, तो दोनों में मेरा सिलेक्शन हो गया था। सेकंड रैंक मेरी ओवरऑल ऑल इंडिया सेकंड रैंक आई थी उसमें। तो फिर मैंने एसआरएफ के थ्रू यहाँ पे एडमिशन लिया पीएचडी में, और पीएचडी के लास्ट ईयर में मेरा 1 महीना बाकी था यहाँ पे, और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई राजस्थान में, और मेरा हर यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ, चाहे वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर हो, चाहे वो एसकेआरयू बीकानेर हो, चाहे वो एसके जॉबनेर थी, और एयू कोटा। तो मैंने हर यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने के लिए गया, और कोटा में मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया, जहाँ पे एक ही पोस्ट थी हॉर्टिकल्चर में, और उस पोस्ट पर मेरा विदाउट पीएचडी जो है सिलेक्शन हो गया। शायद मैं लकीएस्ट कैंडिडेट था उस टाइम पे, तो क्योंकि थोड़ा सा मेरा बायोडाटा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग साइड में था, जो कंपैरेटिवली, जैसे एक तो कहते हैं ना कि एक टैग था आईआरआई का मेरे पास में सबसे बड़ा, और रिसर्च पेपर्स की बात थी तो रिसर्च पेपर्स में मेरे करीब 10 की रेटिंग में, 10.5 की रेटिंग में मेरे पास रिसर्च पेपर्स थे, और आर्टिकल्स भी मेरे पास करीब 40-50 आर्टिकल्स मेरे ऑलरेडी पब्लिश हो चुके थे, 2 किताबें मेरी पब्लिश हो चुकी थी, और 4-5 मेरे पास यंग साइंटिस्ट के ऐसे अवार्ड्स। अब आप निर्मल जी, आप बताइए आप अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में। आपको कितना साल हो गया यहाँ आए हुए और कैसा लग रहा है? जी देखिए, जॉब प्रोफाइल के बारे में जहां तक बात है, तो ऑब्वियस सी बात है, जॉब तो बहुत रेपुटेटेड है और बहुत अच्छी है, शांत, एकदम शांत जॉब है, मतलब अपनी आप टेक्निकल फील्ड की एक जॉब है। आप अपने स्तर से आप कहते हैं कि बच्चों को शेप देना, किंग मेकर जो होता है ना, वो ज्यादा बड़ा होता है किंग से। आप बच्चों को फ्यूचर देते हैं, आप बच्चों का फ्यूचर शेप करते हैं, बच्चों के फ्यूचर के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका आप अदा करते हैं, चाहे यूजी हो, चाहे वो पीजी हो, चाहे पीएचडी हो। यदि आप अच्छा गाइड करते हैं तो बच्चे आपको जीवन पर्यंत याद रखते हैं। देखिए, दूसरा जो इसका एक पार्ट है, अदर देन टीचिंग, आपको रिसर्च का एक मौका मिलता है। आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है इंटरनेशनल फंडिंग के प्रोजेक्ट्स चाहे वो हों, या फिर अपने डीएसटी के जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वहां से आप प्रोजेक्ट ला सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जहां से आप एक्सटर्नली फंडेड जो है प्रोजेक्ट ला सकते हैं, जिनमें बहुत सारा बजटरी प्रोविजन रहता है, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, अच्छा रिसर्च करने को मिलता है।
तो जो लोग रिसर्च में यदि माहिर हैं या उनका अपना एक रुचि रहता है, तो वो लोग इसमें रिसर्च से भी जुड़े रहते हैं। तीसरा जो बहुत एक सबसे बड़ा इस जॉब का जो बेनिफिट है, वो ये है कि हम जो अन्नदाता है हमारा, जिसके ऊपर एग्रीकल्चर टिकी हुई है, किसानों से रूबरू होने का मौका इसमें लगातार मिलता है। क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, तो प्रैक्टिकल चीजें आपको बहुत मायने रखती हैं। आपको जो है किसानों की ट्रेनिंग में भी जाना पड़ेगा, किसानों के खेत में भी आपको जाना पड़ता है। तो बहुत सारे सुझाव जो है आपको किसानों को देने होते हैं, बहुत सारी समस्याओं को आपको किसान उम्मीद रखता है कि हम ये साइंटिस्ट से हमारा कोई सवाल करें या हमारी कोई समस्या है, उसका हम इससे जो है निजात पाने के लिए कुछ सॉल्यूशन लें। तो उस चीज में भी आपको ये काफी जो है मदद करती है इस तरह की जॉब। तो एक तरह से कहते हैं कि एग्रीकल्चर में ये एक मल्टी ओरिएंटेड से कहते हैं मल्टी स्किल्ड एक जॉब है, जो बहुत अच्छी है। और जहां तक सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में है, तो इसकी सैलरी भी जो है काफी अच्छी है। इवन आपके आईएएस डॉक्टर्स और एओ जो होते हैं, उनसे अच्छी ग्रेड पे रहती है इसमें। तो शुरुआती में जैसे आपका आफ्टर प्रोबेशन है, तो 90-92 हजार के आसपास आपकी मंथली सैलरी इसमें ग्रोस सैलरी मिलती है। तो शांति प्रिय जॉब के साथ साथ में इस जॉब में आपको अपनी स्किल्स निखारने का एक मौका मिलता है। जैसे दूसरे हम सोचते हैं ना, कई बार हमारी धारणा रहती है कि कॉलेज के लेक्चरर क्या करते हैं, शायद बैठे रहते हैं, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसमें आपको जो है पूरा टीचिंग से लेके रिसर्च से लेके आपको एक्सटेंशन का इसमें काम सारा करना पड़ता है। इवन आपका संडे भी इसमें बिजी रहता है, आपको कई बार संडे को भी वर्किंग डे बनाना पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जॉब प्रोफाइल के बारे में तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जॉब बहुत अच्छी है। तो इसके लिए बस आपको तैयार होना पड़ेगा। ओके, तो आपने बताया कि टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन तीनों काम आप करते हो। टीचिंग तो प्रोफेसर के थ्रू होगी, और रिसर्च साइंटिस्ट के थ्रू, एक्सटेंशन मतलब वो एग्रीकल्चर ऑफिसर सुपरवाइजर के थ्रू, उनके थ्रू नहीं होते क्या? आपको बस जी टीचिंग जी का, केवल टीचिंग का नहीं होता क्या आपका सिर्फ, या आपको रिसर्च और एक्सटेंशन के लिए भी जाना पड़ता है? जी बिल्कुल, मेरे पास तीनों एक्चुअली मेरी जो ओरिजिनल पोस्ट है वो रिसर्च में है। मेरे पास एक आईसीआर का रिसर्च प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट में खासकर जो अपने जंगली फलों के ऊपर है, उस प्रोजेक्ट में मैं रिसर्च एज ए रिसर्च साइंटिस्ट काम करता हूँ। टीचिंग मेरा एडिशनल है। और एक्सटेंशन की जहां तक बात आती है, तो रिसर्च प्रोजेक्ट के जो आउटकम्स निकल के आ रहे हैं, जो टेक्नोलॉजीज हम निकाल रहे हैं, उनको फार्मर्स तक कैसे पहुंचाना है, उसमें हम केवीकेज के साथ में अपने एओ, एडी, डिप्टी डायरेक्टर या डबल एओ, इवन सुपरवाइजर से लेके हम सबके साथ कोऑर्डिनेट करके किसानों को इकट्ठा करते हैं, टाइम टाइम से उनकी ट्रेनिंग्स करवाते हैं। और उनके जो बहुत सारी जैसे स्पेशल ट्रेनिंग्स भी होती हैं, टीएसपी, एससीएसपी, जो आईसीआर का एक स्पेशल फंड आता है, उन एरियाज के लिए भी हम जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो हम तीनों ही एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो अब यहाँ पर आपने एएसआरबी मतलब एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के बारे में बात की थी, तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और जी इस लेक्चरर में क्या मेन डिफरेंस होता है? देखिए, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो होता है, एआरएस जिसको हम बोलते हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज, वो इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट प्रोफेसर ही है, लेकिन वो एक प्योरली रिसर्च बेस्ड पोस्ट है। उसमें जो है आपको 2 एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ता है। उसमें आपको नेट की कंपलसरी नहीं है। उसमें आपको एआरएस प्रीलिम्स का एक एग्जाम होता है, जो आपके कंसर्न डिसिप्लिन में जो आपका फील्ड है, जिसमें आपने मास्टर्स या पीएचडी किया है। अभी पहले उसका मास्टर्स हुआ करता था, अभी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए पीएचडी अनिवार्य कर दिया है। तो पीएचडी होल्डर्स ही एआरएस अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कंसर्न डिसिप्लिन में आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है, जो मल्टीपल चॉइस होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद में फिर मेंस का एक एग्जाम होता है, जिसमें आपको मेंस में जैसे हम पेपर देते हैं सब्जेक्ट का, उसी तरीके से डेफिनेशंस आएंगी, शॉर्ट नोट्स टाइप के प्रश्न आते हैं, मीडियम टाइप के प्रश्न आते हैं, और फिर लॉन्ग टाइप के प्रश्न भी उसमें आते हैं। तो उन 2 चरणों की एग्जाम को आपको क्वालिफाई करके फिर आपको इंटरव्यू फेस करना होता है। तो इंटरव्यू फेस करने के बाद में फिर आपको उसमें जितने भी आईसीआर के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें आपको पोस्टिंग मिलती है। तो वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, मतलब आईसीआर की जो ऑटोनोमस बॉडी है आईसीआर, उसकी जॉब होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो बेसिकली एक यूनिवर्सिटी की पोस्ट होती है, जो विद इन आपको जो है यूनिवर्सिटी के अंदर ही आपको सर्व करना है उसमें। ओके, बहुत ही अच्छा। तो अब 2021 में मतलब टोटल पोस्ट कितनी निकली थी इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की, यानी कि मतलब कितनी पोस्टें हो सकती है मैक्सिमम? हाँ, अभी 2021 में तो पोस्टें नहीं आई, लेकिन अभी जो अभी इसी महीने में जो अभी एसकेआरयू बीकानेर ने पोस्टें निकाली हैं, अभी उदयपुर ने एसएमएस की पोस्ट निकाली है। और आने वाले टाइम में, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज में स्टाफ क्राइसिस है, हर जगह जो है बहुत सारी वैकेंसी जो अभी तक खाली पड़ी हुई है,
तो उन सब के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है अभी अंडर प्रोसेस है, और शायद विद इन 2-3 महीने में अभी रिक्रूटमेंट के जो एडवर्टाइजमेंट है वो सभी आउट हो जाएंगे। और लगभग हर डिसिप्लिन में 4 से 5 पोस्ट हैं, हर डिपार्टमेंट में जिसकी हम बात करें। तो अभी जो लोग पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है कि जल्दी से अपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर लें, अपना बायोडाटा जितना स्ट्रांग हो सकता है अपना बायोडाटा स्ट्रांग कर लें और उनमें अप्लाई करें। ओके, ठीक। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप इतने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए और इतने अवार्ड जीत चुके हो, इतनी बुक्स भी लिखी है, आपका नाम है, तो आप इतने इस लाइफ के अंदर, स्ट्रगल लाइफ के अंदर आप खुद को मोटिवेट कैसे रखते थे? यानी कि स्टूडेंट का एक ये मेन बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मोटिवेट कैसे देखिए, रहें? जी, बहुत बिल्कुल एक वाजिब प्रश्न आपने पूछा है। देखो, ये एक बहुत चैलेंजिंग एक प्रश्न है। ये कहते हैं ना कि मोटिवेट रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। देखिए, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि आपको जो है एक बहुत ही हेल्दी कंपटीशन रखना है। हम यूजी लाइफ में क्या करते हैं कि उसके मार्क्स ज़्यादा आ गए, उसके मार्क्स कम आ गए, तो हम लोग उससे जो है अफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। हमें बहुत हेल्दी कंपटीशन करना है, क्योंकि सामने वाले बंदे की सिचुएशन और आपकी सिचुएशन, उसकी कंडीशंस, आपकी कंडीशंस एकदम डिफरेंट है। हो सकता है कि उसको आधे घंटे में पढ़ के उतना याद होता हो जितना आपको 4 घंटे में पढ़ के होता हो। तो आपका जो कंपटीशन है वो किसी दूसरे के साथ न होके वो खुद से कंपटीशन होना चाहिए, ये मेरा मानना है। यदि आप खुद से कंपटीशन रखते हैं तो आपको सिर्फ अपने टारगेट पे आपकी निगाह रहेगी, क्योंकि हो सकता है सामने वाले का टारगेट कोई दूसरा हो, वो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहा हो। आपका टारगेट दूसरा है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। तो यूजी लाइफ में आपको, जैसे आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हम सब नॉर्मल रहते हैं, एंजॉय भी करते हैं कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, दूसरी चीजों में एंगेज रहते हैं। लेकिन थर्ड ईयर स्टार्ट होते ही हम लोग क्या करते हैं, अपने आगे की पाथ को चुन लेते हैं। उस पाथ को चुनना बहुत ही बेहद जरूरी है, सावधानी पूर्वक। आपको किस डायरेक्शन में जाना है, किस दिशा में आपको आगे बढ़ना है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स। यदि आप थर्ड ईयर में समझ लेते हैं कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो वहां पे आपकी जो लाइफ कैरियर का जो पाथ है वो आपका फिर आगे आगे की जो दिशाएं हैं, आगे की दशाएं हैं, उन सबको वो निर्धारित करता है। तो यदि आपने ये निश्चय कर लिया है कि मुझे हायर एजुकेशन में जाना है या फिर मुझे स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स में यही रहना है, उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। तो मेरा मानना है कि आप जो है हायर एजुकेशन का टारगेट रखिए, अपना सब्जेक्ट आप खुद चुनिए, किसी दूसरे की सलाह से मत चुनिए। जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत रिलीवेंट है। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट में स्कोप कम नहीं होता। हर सब्जेक्ट में अपना अपना अलग अलग स्कोप रहता है, हर सब्जेक्ट का अपना अपना वजूद रहता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में सारी सब्जेक्ट इंटर रिलेटेड होती है, किसी के बिना कोई सी सब्जेक्ट नहीं चल पाती है। तो अपना जो सब्जेक्ट का निर्धारण है वो आपको खुद से करना है। जिस सब्जेक्ट में आपकी एफिशिएंसी अच्छी है, जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि मैं सब्जेक्ट में अच्छा कर पाता हूँ और इसमें मेरी रुचि है, वही सब्जेक्ट आपको हायर एजुकेशन के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए निर्धारित करना है, और उसके बाद उसके एंट्रेंस एग्जाम की आपको तैयारी करनी है, जिससे आपका जो मास्टर्स है वो आपका अच्छे कैंपस से, अच्छी जगह से हो सके। उसके बाद मास्टर में तो आपका एक फील्ड अपना तैयार हो जाता है कि भाई आप हॉर्टिकल्चर में गए हैं या एग्रोनॉमी में गए हैं या सॉइल साइंस में गए हैं या ब्रीडिंग में गए, जो भी आपका XYZ जो भी पर्टिकुलर एक फील्ड है वो आपका प्लेटफॉर्म एक तैयार कर देता है MSc। उसके बाद आपको फिर फर्दर PhD की तैयारी करनी होती है। तो आप जितनी अच्छी तैयारी करेंगे, तैयारी के लिए जो टिप्स है सबकी अलग अलग राय होती है, सबके अलग अलग सुझाव होते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। क्योंकि आजकल क्या पैटर्न बहुत डिफरेंट हो गया है। पहले क्या होता था, क्वेश्चन सीधे गाइड से उठ के आ जाते थे, कोई कंपटीशन की बुक थी उससे उठ के सीधे आ जाते थे, लेकिन आजकल वैसा नहीं है। आजकल क्या कंपटीशन हो गया बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में, और क्वेश्चंस जो आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि आपको इन डेप्थ स्टडी करना बहुत ही जरूरी है उसके लिए। तो आपको कम से कम 1 साल पूरा अच्छे से डिवोट करना पड़ेगा, 1 साल अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपकी तैयारी कहीं जो कहते हैं टॉप 10 वाली कैटेगरी है उसमें आप जो है अपने आप को एग्जिस्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको ईमानदारी से तैयारी करनी है, खुद को सेटिस्फाई करना है, दूसरों को दिखाने के लिए किताब को सामने नहीं रखना है। आपको अपना सिलेबस लेके आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए कि ये सिलेबस मेरा अब कंप्लीट हो गया है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो होती है रिवीजन, कि आपको रिवीजन करना होता है। कई बार क्या होता है कि जैसे मैं हॉर्टिकल्चर की बात करता हूँ तो हम लोग
एग्जाम हॉल होता है, तो एग्जाम हॉल में प्रूनस कम्युनिस और पायरस कम्युनिस में डिफरेंस भूल जाते हैं कि ये किसका नाम है, क्योंकि लास्ट में वर्ड एक रहता है। यस। किताब सामने होती है तो हम इजीली याद रख पाते हैं उसको। तो स्टूडेंट्स ज्यादातर जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि इनिशियली तो एकदम पूरा जोर शोर से तैयारी करते पढ़ हैं, लेते हैं पूरा। स्टार्टिंग के 6-7 महीने, और उसके बाद में उनका सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, फिर बोरिंग होने लगता है, किताब को देख के चिड़चिड़ापन आने लगता है। तो ये जो तैयारी है ये शॉर्ट टर्म के लिए तैयारी नहीं होती, इसको आपको जैसे ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता है पीक पे वैसे करनी है। आपको इनिशियली बेसिक चीजें पढ़नी है, धीरे धीरे आपको जो है और इन डेप्थ चीजें पढ़नी है, सिर्फ पढ़नी है आपको रटना नहीं है उन सब चीजों को। उसके बाद में फिर आपको जो है अपनी तैयारी, लास्ट के महीनों में तैयारी पीक पे होनी चाहिए। लोग पहले पीक पे रखते हैं और फिर वो ग्राफ डाउन होता जाता है नीचे। यस यस। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो फैक्टर है ये काम करता है इसमें। और एक जो सबसे बड़ा जो सुझाव मेरा ये रहेगा कि मैंने आमतौर से देखा है, चाहे वो हमारे विद्यार्थी क्यों ना हो, हमारे जूनियर्स क्यों ना हो, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बुक से स्टार्ट करते हैं। ये सबसे बड़ा गलत 99% लोग इसीलिए इसमें फेल हो जाते हैं, मतलब वो सक्सीड नहीं हो पाते। वो इसी वजह से कि जो मैक्सिमम जो ऑब्जेक्टिव्स बुक हैं एग्रीकल्चर की, उनमें लगभग 40% पोर्शन तक गलत मिलते हैं। तो हमारे माइंड में जो ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शंस दिए हैं वो ऑप्शंस क्या होते हैं, क्लिक हो जाते हैं, और हम उन ऑप्शंस को ढूंढते हैं, जबकि ऑप्शंस तो आपके दूसरे भी चेंज हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव को सबसे लास्ट में पढ़ना है, जब आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाता है, आप अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेते हैं कि भाई मेरी अभी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ऑब्जेक्टिव जो किताब है वो प्रैक्टिस के लिए होती है, आपको सिर्फ टिक मारना है कि इनमें से कौन सा सही है, वो रटना नहीं है आपको, वो आपको प्रैक्टिस करनी है ऑब्जेक्टिव बुक से। तो सबसे लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव रखनी है। तो ये कुछ सुझाव ऐसे हैं जो स्टूडेंट को ध्यान में रखने चाहिए, और अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स का आप यूज कीजिए, तभी जाके आपको कहीं ना कहीं अच्छी सफलता, एक अच्छी रैंक आपको मिल पाएगी। ओके। जैसा कि निर्मल जी ने बताया कि आपको अच्छी बुक्स होनी चाहिए, आपको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग मैंने इंटरव्यू अपलोड किए हुए हैं। अगर आप जेआरएफ और एसआरएफ के अंदर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑल इंडिया टॉपर्स के टॉप 10 टॉपर्स के इंटरव्यू अपलोड किए। उन्होंने बताया कि बुक्स कौन सी पढ़े, स्टैंडर्ड बुक कौन किस तरह पढ़े, नोट्स कैसे बनाए, आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। अब आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आप अपनी सैलरी के बारे में बताइए, कितना अमाउंट आपको इस टाइम मिल रहा है और प्रमोशन के बाद कितना मिलता है? देखिए सैलरी स्ट्रक्चर है वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में अच्छा खासा आपको मिलता है। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट में प्रोविजन के टाइम पे फिक्स 44,000 रुपए आपको मिलते हैं, जिनमें से आपका एनपीएस पहले कटता था, अभी तो एनपीएस बंद हो गया है। हाल फिलहाल मुझे 4 साल के लेवल पे अभी जो ग्रोस सैलरी है वो 94 के आसपास आती है, और आफ्टर डिडक्शन जो है वो 72-73 के आसपास इन हैंड सैलरी मिल जाती है। तो सैलरी की इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। इसके अलावा आपके बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स कहीं आपको इनवाइट करते हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स में आपको बुलाते हैं लोग, तो वहां पे आपको एडिशनल रेम्यूनरेशन मिलता है। आप कहीं प्रैक्टिकल एग्जाम लेने जाते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनर के तौर पे, तो वहां भी आपको कुछ रेम्यूनरेशन यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। आप रेडियो टॉक दे रहे हैं तो एक रेडियो टॉक के 2,000 रुपए 2,200 रुपए आपको मिल जाते हैं 15 मिनट के, आधे घंटे के। तो इसमें अपनी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अदर देन सैलरी आप कितना ले सकते हैं, ईमानदारी का पैसा। इसमें कहीं कोई ऊपर की इनकम नहीं है। इसमें आदमी को इस तरीके से सोचना भी गुनाह है कि आप, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है बहुत गंदा कंसेप्ट है माइंड में। यदि आप इतनी सैलरी में भी आप खुश नहीं हो तो आप कहीं भी खुश नहीं रह सकते। सही है, क्योंकि उनका दिमाग बदल जाता है और बाद में 2 नंबर का काम करना ही सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप बताइए, आप ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये कन्फ्यूजन होता है यूजी में, तो जब 3rd ईयर में होते हैं 4th ईयर में होते हैं, तो उनको एक होता है यूपीएससी की तैयारी कर लूँ, एक होता है केट की तैयारी कर लूँ, एक होता है जेआरएफ की तैयारी कर लूँ, एक होता है प्राइवेट में जाऊँ, और एक होता है मतलब मैं खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ। तो आपको क्या लगता है सबसे बेस्ट क्या रहता है, और स्टूडेंट्स को इस कन्फ्यूजन से कैसे बचना चाहिए और कैसे अपना करियर बनाना चाहिए? जी जी बिल्कुल। देखो है ना, ये एक बहुत कंफ्यूजिंग सवाल रहता है, हर किसी के माइंड में रहता है। हम लोग थे तो हमारे माइंड में भी था, लेकिन ये जो मैं बात पहले भी कर रहा था कि टारगेट आपको सेट करना है। टारगेट आपको कोई दूसरा सेट नहीं करेगा, टारगेट आपको खुद से सेट करना पड़ेगा। और टारगेट सेट करने के लिए आपको कुछ फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। देखिए कई बार क्या होता है कि लोग हायर एजुकेशन के लिए कोशिश करते हैं
लेकिन उनका फैमिली बैकग्राउंड अलाउ नहीं करता, क्योंकि उनको जॉब की सख्त जरूरत होती है। कुछ के क्या होता है कि फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी वो हायर एजुकेशन में नहीं जाते, उनको छोटी मोटी जॉब चाहिए, बस उनको नौकरी से मतलब रहता है। एक टर्म होता है नौकरी, बस चाहे वो कैसी भी हो, चाहे वो अच्छी नौकरी हो, चाहे वो छोटी नौकरी हो, चाहे वो उसके लेवल की नहीं हो, लेकिन उनको नौकरी से मतलब होता है। कुछ लोगों का अपना बिजनेस चुनने का है, लेकिन मैं जहां तक मानता हूं कि ये सारी चीजें, जैसे प्राइवेट जॉब हो गया, अपना खुद का बिजनेस हो गया, ये आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। ये दोनों ऑप्शंस आपके खुद के हाथ के हैं। तो एक बार यदि आप सर्विस में फंस जाते हैं, सिस्टम में फंस जाते हैं, तो आप एजुकेशन एक्वायर नहीं कर सकते। सबसे जरूरी जो मैं मानता हूं कि आपको सबसे पहले हायर एजुकेशन एक्वायर करनी चाहिए। जितना आप पढ़ सकते हो एक बार के एक फ्लो में आप पढ़ लीजिए, आप अपनी डिग्री कर लीजिए पहले। उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे खुलते हैं। देखिए होता क्या है कि कंपटीशन लेवल की हम बात करते हैं, कई बार यूजी पे आप देखोगे तो कंपटीशन बहुत ऊपर के लेवल तक रहेगा, मतलब बहुत भीड़ रहेगी। पीजी यदि आपने किया है तो पीजी के बाद जो पोस्ट आएगी ईओडब्ल्यू की, उसमें कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। यदि आप पीएचडी करने के बाद में यदि आप जो है कहीं अप्लाई करते हैं पीएचडी लेवल की पोस्ट पे, तो वहां कंपटीशन आपको इतना सा मिलेगा, क्योंकि पीएचडी की हुई कितने लोगों के पास है आपके डिसिप्लिन में, वो मैटर करता है। और एजुकेशन एक बार जो हो जाती है वो हो जाती है। मैंने देखा बहुत सारे सुपरवाइजर लोग जो है नॉन पे 2 साल तक विदाउट पे छुट्टी लेके फिर बीएससी करने आ रहे हैं, फिर एमएससी करने आ रहे हैं। तो ये चीजें ऐसी है कि एजुकेशन आपने एक बार यदि पा ली तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। यदि आपके पास बीएससी है और आप चाहते हैं कि मैं डबल एओ में फॉर्म भर दूं, एओ में फॉर्म भर दूं, तो वो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल ही नहीं रहेंगे। यदि आपके पास एमएससी पीएचडी है तो आप किसी भी पोस्ट के लिए आप लायक रहेंगे, चाहे आप सुपर, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल रहेंगे, आप पीओ के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। आपकी दूसरी पोस्ट आती है मिनिस्ट्रियल लेवल की, बहुत सारी पोस्ट रहती है मिनिस्ट्री में, उनमें भी आप एलिजिबल रहेंगे, जहां पे पीएचडी वो मांगते हैं या कई बार एमएससी मांगते हैं, तो वहां पे भी आप एलिजिबल रहेंगे। तो मेरे हिसाब से जो टारगेट सेट करना है वो पहले हायर एजुकेशन के लिए सेट करना चाहिए, उसके बाद जो है आपको फिर सोचना चाहिए, यदि आपका फैमिली बैकग्राउंड अलाउ करता है तो। क्योंकि प्लान ए के साथ में प्लान बी को लेके चलना बहुत जरूरी है। आप फेल हो जाते हैं प्लान ए में तो आपके पास बैकअप प्लान होना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो आपके पास फिर क्या है, कोई ऑप्शन नहीं बचता। जैसे कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ प्लान ए लेके चलते हैं, तो उनके पास यदि मान लो उस प्लान ए में अनलकी वो सक्सेसफुल नहीं रह पाते हैं, तो उनके पास बैकअप प्लान नहीं होता, तो फिर वो भटक जाते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, जाना कहीं चाहते थे, जा कहीं और दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं। इसलिए प्लान बी होना बहुत जरूरी है कि आपके पास प्लान ए यदि आपका फेल होता है तो आपको क्या करना है। यदि मेरा हायर एजुकेशन में कोई सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा है तो मेरा सुपरवाइजर में नहीं होता है, तो मुझे उसके बाद क्या करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो प्लान आपको हमेशा साथ लेके चलना है। यूपीएससी में क्या होता है, मैं खुद भी यूपीएससी की तैयारी, मैंने भी 2-3 साल यूपीएससी की तैयारी की है, प्लान बी को लेके की है, क्योंकि मेरा फर्स्ट जो टारगेट था वो पीएचडी करना था, उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब, और फिर यूपीएससी उसके पैरेलल मैंने साथ साथ में तैयारी की। यूपीएससी एक अनसर्टेनिटी है, यूपीएससी कोई शॉर्टकट नहीं है। यूपीएससी के लिए आपको लॉन्ग टर्म की प्रिपरेशन चाहिए, आपको 1 साल 2 साल 3 साल कितना भी लग सकता है। आप पहला अटेम्प्ट आप तभी देते हैं जब आप फुल्ली सेटिस्फाइड हैं कि मैं अब तैयारी अपनी पूरी कर चुका हूं, तो आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट उसमें ट्राई करेंगे। यूपीएससी में हो सकता है कि आपका जो है प्रीलिम्स क्लियर हो जाए पहले साल में, मेंस नहीं हो पाए, हो सकता है दूसरे साल में प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो पाए, हो सकता है प्रीलिम्स मेंस दोनों ही क्लियर हो जाए, इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाए। उसमें तीनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट इक्वली मैटर करती हैं। तो यूपीएससी जो है वो हमारा प्लान ए है, तो उसके साथ प्लान बी मस्ट है। प्लान बी आपको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी में बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट आप दे सकते हो, 2, इवन हमारे साथ वाले कुछ ऐसे लोग हैं जिनका 6 अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो यूपीएससी के लिए आपको आपकी सक्सेस को डिटरमाइन करते हैं। तो उतना आसान नहीं है, लेकिन अंधेर नहीं होती, देर हो सकती है, ऐसा बोलते हैं। कभी ना कभी सफलता मिलती है, ऐसा नहीं है। तो मैं खुद भी अभी भी ट्राई भी कर रहा हूं, लेकिन वही है कि प्लान बी, बैकअप प्लान मैंने पहले से तैयार कर लिया। तो सभी स्टूडेंट्स को जो यदि यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनको प्लान बी लेकर चलना बहुत जरूरी है। ओके,
तो आपने मेरे सभी सवालों का बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया है और आई होप आज जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, तो और आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा, मैं रिप्लाई दे दूंगा आपको। और आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू भी डीएम कर सकते हैं, मेरे से बात भी कर सकते हैं अगर आपको कोई और ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो तो। बाकी अब निर्मल जी आपने सब कुछ तो इन्फॉर्मेशन दे दी है, फिर भी कुछ अगर इम्पोर्टेंट रह गया जो अपकमिंग एस्पायरेंट्स को या एक स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी हो तो आप बता दीजिए। जी देखिए, सभी एग्रीकल्चरल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरा यही सुझाव है कि आप अपने करियर में, अपनी लाइफ में दोनों जगह एक बैलेंस मेंटेन करके चलेंगे तो दैट वो बी फार बेटर। क्योंकि एक लाइफ में और एक अपने करियर में दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। दोनों में यदि आपने बैलेंस बनाना सीख लिया तो आप जो है जीवन में कभी मात नहीं खाएंगे। क्योंकि आपको जो है साथ में, क्योंकि होता क्या है कि ये जो स्टेज होती है ये एंजॉय की भी स्टेज रहती है, या आपके दूसरे यार दोस्तों के साथ गॉसिप की भी स्टेज रहती है, और यही स्टेज आपको करियर का आपको निर्माण करना है उसके लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट रहती है। तो बहुत सारे आपको मल्टी डायरेक्शंस यहाँ मिलेंगे। कहते हैं ना कि आप एक ऐसे चौराहे पे खड़े हो जहां से आपको 4 से 5 रास्ते आपको मिलेंगे, ये डिसाइड आपको करना है कि आपको जाना किधर है। तो वो बैलेंस आपको बना के चलना है। ऐसा भी नहीं कि आपको पूरा किताबी कीड़ा ही बन जाना है, आप अपनी एक्टिविटीज को आप कंटिन्यू रखिए, लेकिन एक बैलेंस बना के चलिए उनमें कि आपका जो करियर का जो मेन टारगेट है वो आपका अपने लाइन से नहीं भटके, जो आपका जो पाथ है वो पाथ से आप इधर उधर नहीं डगमगाओ, और उस बैलेंस को साथ रख के आपको उस पाथ में आगे तक उस टारगेट तक पहुंचना है जो आपने तैयार किया है। यूजी लेवल पे आप टारगेट सेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप जल्दी से आपको 4th ईयर में आने तक आपको ये डिसाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि यूजी के बाद आपका जो टारगेटेड जो है आपका गोल वहीं आपको पहुंचना है, नहीं तो फिर आपको भटकने के अलावा फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन मेरे मन में आया कि अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर है तो सीनियर प्रोफेसर के लिए क्या प्रोसेस रहता है, कितने सालों बाद बन जाते हैं? हाँ, इसमें क्या होता है कि जैसे जो पहला प्रमोशन जो होता है वो 6000 से 7000 ग्रेड पे के लिए होता है, जिसको हम CAS बोलते हैं। उसमें क्या होता है, वो पहला प्रमोशन 4 साल में होता है। तो जिसके पास PhD है उसका 4 साल में हो जाता है, जिसके पास PhD नहीं है उसका 6 साल में होता है। उसके बाद कंटिन्यू 8 साल की सर्विस के बाद में आपको जो है एसोसिएट प्रोफेसर की रैंक मिलती है, जिसमें आप या तो प्रमोट होके जा सकते हैं या फिर आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है। तो आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भी आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो वहां आप जा सकते हैं, या खुद की यूनिवर्सिटी में यदि रिक्रूटमेंट हो रहा है एसोसिएट प्रोफेसर का तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन और मिलता है, हम ICR में जो पोस्ट होती है एसोसिएट प्रोफेसर के रैंक की वो सीनियर साइंटिस्ट कहलाती है। तो एक चांस मिलता है एसोसिएट प्रोफेसर को कि वो ICR सिस्टम में यदि जाने के लिए इच्छुक है तो कई बार वैकेंसीज आती है जिसे हम सीनियर साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं। तो सीनियर साइंटिस्ट में भी एसोसिएट प्रोफेसर है वो डायरेक्ट एंट्री ले सकता है, जिसको रिसर्च में यदि इंटरेस्ट है तो। ओके, इस तरीके से इसमें असिस्टेंट से एसोसिएट, एसोसिएट से फिर प्रोफेसर बनता है आदमी। ओके, देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा एजी गुरु जो यूट्यूब चैनल है वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है कि स्टूडेंट्स को घर बैठे बैठे सारे इंटरव्यूज वो आपको पहुंचा रहा है। जो भी एक स्पेशलिस्ट जो होता है, एक एक्सपर्ट जो होता है, उसके द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं, उनके द्वारा जो स्ट्रेटेजीज है, उन सबको जो है एक प्लेटफॉर्म पे लाने की जो ये एक चैलेंज है सबसे बड़ा, ये एजी गुरु इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो डेफिनेटली मैं अप्रिशिएट करूंगा एजी गुरु के इस एफर्ट्स को और मैं शुभकामनाएं देता हूं, और आपको बहुत बहुत इसके लिए जो है अग्रिम बधाइयां भी देता हूं कि आप इस तरह उन्नति करते रहें और हमारे विद्यार्थियों का भविष्य इसमें उज्जवल करते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमें इंटरव्यू दिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। Ain't no motherfucker in this world could do it like me.